जय माता दी मित्रों, ये रीतिकाल की तीसरी क्लास है और देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? जगत विनोद, सुधा निधि, सुख सागर तरंग या पद्माभरण? ये तो पद्माभरण जो है रस नायक नायिका भेद नहीं है। व्याख्या देखिएगा। पद्माभरण रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में जो रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं, इनका जन्म 1753 में इनका जन्म है और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु है। ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। जो पद्माभरण है ये पद्माकर का अलंकार निरूपक ग्रंथ है। देखिएगा शेष विकल्प जो है कवि देव की जो सुख सागर तरंग है कवि देव की है। कवि तोष द्वारा 1334 ईस्वी में रचित सुधा निधि, तोष का सुधा निधि है। और पद्माकर द्वारा 1803 ईस्वी में रचित जो है जगत विनोद है। यह रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है। जो जगत विनोद है पद्माकर का, ये रस नायक नायिका भेद है। और जो पद्माकर है पद्माभरण जो है यह कैसा ग्रंथ है? तो अलंकार निरूपण ग्रंथ है और 1810 ईस्वी में। सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। अगला है सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं। कौन नहीं है? तोष, सोमनाथ, प्रतापशाही या भिखारीदास? तो ये तोष जो है ये सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। तोष देखिएगा व्याख्या। तोष सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। रीतिकालीन कवि तोष ने 1734 ईस्वी में सुधा निधि नामक ग्रंथ की रचना की जो रस निरूपक ग्रंथ है। कवि तोष श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्हें रीतिकालीन रस निरूपक कवि माना जाता है। शेष विकल्पों में सोमनाथ, भिखारीदास, प्रतापशाही सर्वांग विवेचक आचार्य की श्रेणी में आते हैं। सर्वांग काव्यांग विवेचक जो सोमनाथ नहीं है। देखिएगा अगला सर्वांग निरूपक ग्रंथ और रीतिकालीन कवि रस पीयूष निधि, ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है और इसके रीतिकालीन कवि को है सोमनाथ रस पीयूष, सब रस पी गए। सोमनाथ मंदिर में भोलेनाथ सब रस पी जाते हैं, रस पीयूष ना, तो सोमनाथ मंदिर में सब रस पी जाते हैं भोलेनाथ। भिखारीदास ने काव्य निर्णय करने का सोचा था, काव्य करने के लिए निर्णय लेने के लिए सोचा था काव्य निर्णय, तो भिखारीदास का है। प्रतापशाही काव्य विलास सारा विलास तो शाही काव्य विलास। सूरत मिश्र काव्य सिद्धांत, सूरत मिश्र का कौन सा है? काव्य सिद्धांत। ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। कौन सा कथन सही नहीं? सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। बताइए गए सही है? तो हाँ ये सही है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं, ये भी सही है। इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से परिपूर्णतया मुक्त हैं, ये गलत है। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान है, हाँ ये योगदान है, सही है। व्याख्या देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया में पूर्णतः मुक्त हैं। रीतिकाल के संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। रीतिकाल 1700-1900 हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल कहलाता है। रीतिकाल जो है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल कहलाता है। रीतिकाल समृद्धि और विलासिता का काल है। वैराग्यपूर्ण साधना का इस युग में आदर नहीं था, इस कारण यह भक्ति युग से भिन्न है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग की साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी के रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि रीतिकाल के प्रत्येक लेखक ने संस्कृत लक्षण ग्रंथों का पूरा अध्ययन किया था, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि रीति ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। अगला देखिएगा, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। मानव और संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? ये राम कुमार जी का है, राम कुमार वर्मा का, मिश्र बंधु का, विश्वनाथ प्रसाद का या नगेंद्र का? तो ये किसका है? मिश्र बंधु का है। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त कथन मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का नामकरण करने के लिए अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में स्पष्ट किया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे। मानो वे संसार से यह यूँ कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक अनुपयोगी है। ये कथन किसका है? मिश्र बंधु का है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया है, और नागेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण रीतिकाल को मान्यता प्रदान करते हैं, जिसका समर्थन हरीशचंद्र वर्मा भी करते हैं। रीतिकाल को मान्यता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। श्रृंगार रस का सार ग्रंथ प्रतीत है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के लिए है? तो ये जगत विनोद के लिए है। मतीराम जी देखिएगा व्याख्या, शुक्ल जी का उपयुक्त कथन पद्माकर की कृति जगत विनोद के संदर्भ में है। पद्माकर ने जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद नामक नवरस निरूपक ग्रंथ की रचना की है। गंगा लहरी इन्होंने गंगा का अलंकारों से अद्वितीय अलंकरण किया है। पद्माकर जी को जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके निदान हेतु इन्होंने गंगा लहरी की रचना की है। पद्माकर जी का अलंकार ग्रंथ पद्माभर लक्षणों की स्पष्टता और उदाहरणों की सरसता के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव के कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि डॉक्टर नगेंद्र का, विश्वनाथ प्रसाद का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास के उत्तर मध्यकाल के प्रकरण 1 में उन्होंने बताया है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया है, किंतु यह प्रवाह केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला, बल्कि उसने 50 वर्ष पीछे एक भिन्न आदर्श के आधार पर। साहित्य उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता में डॉक्टर नागेंद्र को रसवादी आलोचना दृष्टि परिपक्व है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो किसी न किसी रूप या परिणाम में श्रृंगार अवश्य मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिएगा।
रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पले हैं। उसकी अंतःकरण और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में से ही समझा जा सकता है। विकल्प ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, ए गलत बी सही, ए और बी दोनों गलत है। तो इसमें ए ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और बी दोनों सही है। यानी कि रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली, ये सही है। उसकी अंतःकरण प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाताओं दोनों के मध्य संबंध से ही समझा जा सकता है। व्याख्या देखिएगा। रीतिकालीन के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे, अर्थात अधिकांश कवि दरबारी थे। इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कारपूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है, परंतु कविता साधारण जनता से विमुख हो गई है। रीतिकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं: श्रृंगार निरूपण, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, अलंकारता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ब्रजभाषा की प्रधानता, नारी के प्रति भोगवाद दृष्टि। अगला क्वेश्चन है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भूषण, जसवंत सिंह, मतीराम या पद्माकर? तो कौन है भाषा भूषण के? जसवंत सिंह है। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में मारवाड़ तथा निधन 1668 ईस्वी में हुआ है। इसके रचित ग्रंथों में भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय, सिद्धांत सार आदि प्रसिद्ध है। रचनाकार देखिएगा, रचना और रचनाकार। हाँ, शिवराज भूषण किसका है? तो भूषण का है। इसमें आ गया है ललित ललाम और सतसई, ये किसका है? अभी जल्दी पढ़ा गया तो मतीराम। ललित ललाम, मतीराम, सतसई, सत सत बोल दो। और पद्माकर का गंगा लहरी है, जगत विनोद है, हिम्मत बहादुर बिरदावली है। अगला क्वेश्चन है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। केशव की रचनाएं देखिएगा किस तरह की: रसिक प्रिया, नक्सिक, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला और वीर सिंह देवचरित। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। शुक्ल जी रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। केशव के पात्र देखिएगा। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? रीतिकाल कब लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो 2 शताब्दी तक। व्याख्या देखिएगा। डी 2 शताब्दी तक चला रीतिकाल। रीतिकाल लगभग 2 शताब्दियों, संवत 1700 से संवत 1900 तक चला। और आदिकाल संवत 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल संवत 1900 से आगे है। रीतिकाल का नामकरण देखिएगा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और श्रृंगार काल किसने कहा रीतिकाल को? तो श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और कलाकाल रामाशंकर शुक्ल प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है इसमें से? भाषा भूषण, ललित ललाम, शिवराज भूषण और अंग दर्पण। कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो अंग दर्पण। व्याख्या देखिएगा। रसलीन का अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि नायिका भेद ग्रंथ है, जो 1737 ईस्वी में लिखा गया है। रसलीन का दूसरा ग्रंथ रस प्रबोध 1741 ईस्वी में है। रसलीन का मूल नाम क्या है? गुलाब नबी था रसलीन का मूल नाम। ये मीर सफ़ैत अहमद के शिष्य थे।
और अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा, उत्प्रेक्षा और चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। अगला देखिएगा, रस प्रबोध के 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, जो कि अलंकार ग्रंथ है। इसमें 212 दोहे में अलंकार का निरूपण किया गया है। ललित लला अलंकार निरूपण ये भी है, मतीराम की रचना है। और भूषण की प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। प्रिया प्रसाद, प्रीति पावस, भावना प्रकाश और पक्षी विलास। तो कौन सी नहीं है इनकी रीति? निम्नलिखित में से घनानंद का रचना नहीं है, कौन सा नहीं है? तो पक्षी विलास नहीं है। पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद रीति काल की रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना इश्क लता, विरह बारिश, विरह लीला, रस केली वल्ली, वियोग बेली, सुजान चरित, यमुना यश आदि। घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, लाक्षणिक मूर्ति मत्ता का प्रयोग वैचित्र की जो छटा प्रयोग वैचित्र की जो छटा इसमें दिखाई पड़ती है। खेद है कि फिर 1.25 वर्ष पीछे जाकर यमुना काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनवाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट है। अगला देखिएगा, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का या बच्चन का? तो ये बच्चन का है। बिहारी अकेले कवि जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़िबद्ध स्थापना से ही असंभव होगा। नागेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सच्चाई को रसिक के हृदय का घर बताया है। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व किनु खेल करी जन्यो है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ठाकुर की है, घनानंद की है, या भिखारी दास की, या देव की? तो ये किसकी है? ठाकुर की है। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व किन्हु खेल करी जन्यो है। ये रचना ठाकुर की है। डेल सो बनाए आए मेहलत सभा के बीच, लोगन कवित्व किन्हीं खेल करी जन्य है। ये काव्य पंक्तियाँ रीतिकालीन रीति मुक्त कवि ठाकुर की है। रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है, तो घनानंद को प्रेम पीर का कवि कहा है। देव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल कहना है कि वे आचार्य और कवि दोनों के रूप में हमारे सामने आते हैं। भिखारी दास के संदर्भ में कहते हैं, इनकी रचना कला पक्ष में संगीत और भाव पक्ष में रंजन कारणी है। देखिएगा इनकी पंक्ति, अति सुधो स्नेह को मार्ग जहने को सयान पबाक नहीं। ये किसका है? ये घनानंद का है। अति सुधो स्नेह को मार्ग जहने को सयान बाक नहीं। फिर देखिएगा देव की, अभिजा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत रवीन। ये देव की है। आगे की कवि रिझी तो कविताएं न तो राधा कन्हई सुमरन को बहानो है। अगला देखिएगा, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम सतनार, जियत मरत झुक झुक परत चेह चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है?
किस कृति में है? रस प्रबोध, अंग प्रबंधन, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? ये बी, अंग दर्पण जो है। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम सतनार, ये अंग दर्पण। देखिएगा व्याख्या इनका। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम सतनार, मरत जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। रसलीन द्वारा रचित यह पंक्ति उनकी अंग दर्पण कृति में संग्रहित है। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। ये मीर तैयब अहमद के शिष्य थे। रसलीन की मुख्य कृतियां निम्न हैं: अंग दर्पण और रस प्रबंध। अंग दर्पण 1737 ईस्वी में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा है, और रस प्रबोध 1740 ईस्वी में 1155 दोहे में रसों का। रस प्रबोध 1740 ईस्वी में 1555 दोहे में रसों का वर्णन है। आगे देखिएगा। यह प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की तार पे धावनो है। यह प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की तार पे धावनो है। घनानंद की है, आलम की है, ठाकुर की है या बोधा की है? ये किसकी है? जय माता दी मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे बीच बीच में थोड़ा नींद भी आ गई, क्योंकि मैं बहुत रात में 12-1 बज रहा है, मैं बना रही हूँ वीडियो। धन्यवाद मित्रों।